दोस्तों ये वीडियो जुंजी ईतो मैनियाक का फाइनल पार्ट है जहां हम आखिरी 3 एपिसोड्स को कवर करने वाले हैं। लाइक बिफोर, ये एक स्टैंड अलोन वीडियो है जिसे समझने के लिए आपको कोई भी पुरानी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आपको पिछले 3 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले यूजुअल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम 2 मिलियन के बहुत करीब है, तो जल्दी से पूरा करना है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 10वें एपिसोड की पहली कहानी में हम 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है नोरिको और सायाको। ये दोनों ट्रेकिंग करते हुए खो जाती है और एक मॉनेस्ट्री के पास पहुंचती है। यहाँ कई सेंट्स ट्रेनिंग में लगे हुए थे और इनका गुरु इन दोनों से मिलने आता है। ये बताती है कि ये रास्ता खो गई हैं, जिसके बाद इन्हें मॉनेस्ट्री के मंदिर में रात बिताने का मौका मिलता है। गुरु उन्हें एक रिलीजन और सैल्वेशन के रास्ते के बारे में बताता है और सजेस्ट करता है कि इन दोनों को भी कुछ दिन मेडिटेशन वगैरह में हिस्सा लेना चाहिए। नोरिको इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन सायाको मान जाती है। हम इन दोनों को आश्रम के बाकी स्टूडेंट्स के साथ ध्यान करते देखते हैं जहां सायाको बहुत डिस्ट्रेस्ड दिखती है। सायाको अपने स्कूल के बच्चों को इमेजिन करती है जो उसे बुली कर रहे थे। इसके बाद सायाको और नोरिको को यहाँ एक और लड़का मिलता है जो अपना नाम कुरामोतो बताता है। कुरामोतो यहाँ अपने बड़े भाई को ढूंढने आया था जिसने इस मॉनेस्ट्री को 5 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन अभी फिलहाल गायब है। खैर, अगले दिन मॉनेस्ट्री के गुरु सायाको को उनका आश्रम ज्वाइन करने कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो किसी बात से परेशान है और इस तरह उसे जिंदगी में शांति मिल सकती है। दूसरी तरफ मॉनेस्ट्री के यंग स्टूडेंट्स ट्रेन्ड सेंट्स को 100 मेन कॉन्टेम्पलेशन की तैयारी करते देखते हैं, जिसमें सिर्फ बहुत चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही हिस्सा लेने का मौका मिलता है। कुरामोतो नोरिको और सायाको को बताता है कि 100 मेन कॉन्टेम्पलेशन एक कल्ट जैसा है जहां इन लोगों को जीते जागते मम्मी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस रात सायाको, नोरिको और कुरामोतो इन लोगों का पीछा करते हैं ताकि कुरामोतो के भाई को ढूंढ सके। इन्हें एक अंडरग्राउंड लैब्रिंथ मिलता है जिसके अंदर हजारों सेंट्स का शरीर किसी मम्मी के रूप में बदल गया था। कुरामोतो को यहाँ अपने भाई की बॉडी मिलती है और वो यहीं रह जाता है। वहीं सायाको और नोरिको यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायाको को ऐसा लगने लगता है कि ये सारे डेड बॉडीज उसी की तरफ झांक रहे हैं और वो बीच में टूट पड़ती है। उसे लगता है कि ये उसकी सजा है क्योंकि वो शायद अच्छी इंसान नहीं है। नोरिको उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी ऐसा ही लगने लगता है। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो इस सिंपल सी कहानी में हम देखते हैं कि इंसान को शब्द कितना इफेक्ट कर सकते हैं। कुरामोतो के भाई की तरह ही कई लोग इस मॉनेस्ट्री में आए थे जो अब मम्मी में बदल चुके थे। सायाको भी अंत तक अपने चाइल्डहुड ट्रबल्स और गुरु की बात की वजह से ब्रेन वॉश हो जाती है और वहीं फंसकर रह जाती है। अब मांगा की कहानी में हम सायाको और नोरिको को साथ में हाइक पे देखते हैं जहां हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड भी बताया जाता है। सायाको को उसकी दोस्त ने परेशान किया था जिस वजह से सायाको ने स्कूल आना बंद कर दिया था। यही इंसिडेंट एनीमे में सायाको को याद भी आता है और इन्हीं पास्ट ट्रॉमा और ट्रबल्स की वजह से इस मॉनेस्ट्री में सोलेस खोजने आती है, लेकिन यहाँ तो लोगों को मम्मी बनाया जाता था। मूविंग ऑन, दूसरी कहानी है द बुली, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कुरिको है। कुरिको एक दिन पार्क में एक छोटे बच्चे के साथ खेलती है जिसका नाम नायो था। नायो के साथ कोई नहीं खेलना चाहता था क्योंकि वो बहुत छोटा था। कुरिको उसके साथ खेलती है और नायो उससे अटैच हो जाता है। यहाँ से कुरिको का स्वभाव बदलने लगता है और उसे नायो से इरिटेशन होने लगती है। नायो की वजह से वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल नहीं पाती और इन रिटर्न वो नायो के साथ बहुत बुरी तरह बिहेव करने लग जाती है। वो उसे बुली करती है और एक दिन उसे एक पागल कुत्ते के पास छोड़कर भाग जाती है। कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आती है जहाँ कुरिको ये कहानी अपने फियांसे को सुना रही है क्योंकि वो उससे अपना पास्ट छुपाना नहीं चाहती थी। उसका फियांसे उससे कहता है कि उसे उसके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुरिको अब वैसी इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्लॉट ट्विस्ट आता है जहाँ कुरिको बताती है कि इस कहानी का सीक्वल भी है। हम देखते हैं कि बड़े होने के बाद नाओ कुरिको से मिलने आता है। कुरिको उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन नाओ को बचपन की सारी बातें मजाक लगती है। इनफैक्ट वो कुरिको से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। बैक टू प्रेजेंट, कुरिको अपने फियांसे से कहती है कि उसने नाओ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसी से शादी करना चाहती है। कुरिको अपने फियांसे से रिश्ता तोड़ देती है और नाओ से शादी कर लेती है। शादी के कुछ साल बाद कुरिको एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम हिरोशी था। थोड़ा बड़े होने के बाद हिरोशी बिल्कुल नाओ जैसा दिखने लग गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि नाओ ने एक्चुअली कुरिको से बदला लेने के लिए सारा नाटक किया था क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करता था। नाओ का प्लान समझने के बाद कुरिको अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है और हिरोशी को नाओ बुलाने लगती है। वो हिरोशी को वैसे ही ट्रीट करने लगती है जैसे वो नाओ को करती थी और एंड सीन में हम उसे हिरोशी को पार्क ले जाते देखते हैं ताकि वो उसे भी नाओ की तरफ बुली कर सके। हो सकता है वो किसी पागल कुत्ते के पास छोड़ दे। तो ये थी बुली की कहानी और यहाँ हम इंट्रूसिव थॉट्स और रिवेंज की कहानी देख पाते हैं। क्लियरली कुरिको एक बुरी इंसान थी जिसने बचपन में नाओ को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था, इसलिए नाओ ने उससे बदला लिया, लेकिन अंत में कुरिको इतनी पागल हो गई कि वो नाओ का बदला अपने ही बेटे से ले रही है। तो बेसिकली ये बदले की कहानी 2 जनरेशन तक चली।
अब 11वें एपिसोड में पहले हम एली नाम की कहानी देखते हैं, जिसमें इशिदा नाम का एक यंग आदमी रेंट पे एक रूम लेता है और ये रूम उसे मिसेज उचियामा के घर पे मिलता है, जो अब से कई साल पहले इस कमरे को रेंट पर दिया करती थी, लेकिन फिर किसी वजह से उन्होंने रेंटर्स रखना बंद कर दिया था। ये रूम उनकी बेटी शिनोबू यूज करती थी, लेकिन अब उन्होंने वापस बोर्डर्स रखना शुरू कर दिया है और वो कमरा इशिदा को देती है। अब इशिदा नोटिस करता है कि घर के बगल में एक छोटी सी गली है जिसपे बहुत ऊंचे फेंसेस लगे हुए हैं। इशिदा का रूम इस गली के ठीक बगल में था और उसे यहाँ से आधी रात को बच्चों के खेलने की आवाज आती है। वो वहां देखने जाता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, जिससे इशिदा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो ये बात अगले दिन शिनोबू से कहता है, लेकिन शिनोबू बताती है कि यहाँ ऐसे कई एलीज बने हुए हैं और ये आवाज कहीं और से आई होगी। अब उस दिन घर के बाहर शिनोबू को एक आदमी मिलता है जो उससे कुछ कहना चाहता था। ये आदमी बताता है कि अब से 10 साल पहले वो भी उसी कमरे में रहता था जिसमें अभी इशिदा रहता है। वो कहता है कि कमरे में एक खिड़की है जिससे हम डायरेक्टली बगल वाले गली में झांक सकते हैं और उसे हर रात उस गली से बच्चों की आवाज आती थी जिससे वो सो नहीं पाता था। एक रात वो उस गली में चेक करने गया और उसे वहां एक छुपा हुआ मैन होल दिखाई दिया। यह आदमी आगे बताता है कि होल के अंदर 3 बच्चों की लाश फेंकी हुई थी और इनकी परछाई यही गली के दीवार पर मौजूद थी। तो बेसिकली हर रात ये परछाई जिंदा हो जाती है और आवाज करने लगती है। अब इशिदा को कमरे में कोई खिड़की नहीं मिली थी, इसलिए वो इस आदमी की बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो वापस कमरे में जाता है तो उसे एक बुक शेल्फ के पीछे खिड़की मिल जाती है। वो नीचे झांकता है और उसे एक मैन होल और दीवार पे बच्चों की परछाई भी दिखती है। इनफैक्ट यहाँ एक बड़े आदमी की परछाई भी बनी हुई थी। खिड़की पर इशिदा को एक रस्सी मिलती है और इशिदा नीचे जाकर मैन होल खोलता है, जहाँ सचमुच ही उसे लाशें दफनाई मिलती है। वो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से शिनोबू रस्सी काट देती है। वो बताती है कि बचपन में उसी ने इन बच्चों को जान से मारा था क्योंकि वो यहाँ खेलने आ गए थे, जबकि शिनोबू का मानना था कि ये एली सिर्फ उसकी जगह है। यही नहीं, शिनोबू रिवील करती है कि उसके पिता ने पहले उसे बचाने की कोशिश की थी और यहाँ एक लंबा फेंस बना दिया था, लेकिन जब उसने एक और खून किया तो उसके पिता गुस्सा हो गए और उसने उन्हें भी मारकर यहाँ दफना दिया। तो बेसिकली हर रात इन मरे हुए लोगों की परछाई जिंदा हो जाती है और वो प्लान करती है कि वो किसी तरह शिनोबू से अपनी मौत का बदला लेंगे, लेकिन शिनोबू कहती है कि वो इसलिए अब इस एली में रात को कभी नहीं आती। तो इस पॉइंट तक इशिदा बेहोश हो चुका था और शिनोबू उसे देखने नीचे उतरती है। तभी पीछे से कोई रस्सी काट देता है और हम नोटिस करते हैं कि मिसेज उचियामा अपने कमरे में मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि मे बी उन्होंने अपनी बेटी की सारी करतूत सुन ली है और उन्होंने ही रस्सी काटी है। अंत में हम शिनोबू को आधी रात में इस एली के कोने में बैठा देखते हैं जब धीरे धीरे सारी आत्माएं जिंदा होने लगी हैं। हम इशिदा को नहीं देखते और अज्यूम करते हैं कि मे बी मिसेज उचियामा ने उसे बचा लिया होगा। कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यहाँ समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। बस आप ये समझ लो कि हाँ, आत्माओं को अपना बदला मिल गया होगा और इशिदा या तो बच गया होगा या फिर वो भी मर के आत्मा में तब्दील हो गया होगा। अब इस एपिसोड की दूसरी कहानी का नाम है हेडलेस स्टैचू, जहां मिस्टर ओकाबे नाम के एक रिनाउंड स्कल्प्टर ऐसी मूर्तियां बनाते हैं जिनका सर नहीं होता। वो अपने स्टूडेंट्स रूमी और शिमादा को बताते हैं कि इस तरह से वो इंसान के पूरे शरीर के थ्रू फ्लो ऑफ आर्ट दिखाते हैं और कला किसी के चेहरे तक सीमित नहीं रह जाती। अगले दिन जब सभी स्टूडेंट स्कूल आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने मिस्टर ओकाबे का खून कर दिया है। उनका सर काट दिया गया था और वो अभी भी गायब है। पुलिस को आर्ट रूम में सिर्फ उनकी बॉडी मिली है। अब स्कूल में शिमादा दिखाई नहीं देता और रूमी उसे ढूंढने जाती है। शिमादा अपने घर पे मिलता है जहां उसने मास्क पहना हुआ था। रूमी को उसका बिहेवियर अजीब लगता है और शिमादा उसे बहला फुसला कर वापस से आर्ट रूम लाता है, जहां वो कहता है कि मिस्टर ओकाबे अब भी मौजूद हैं। लेकिन आर्ट रूम में रूमी को एक स्टैचू के ऊपर मिस्टर ओकाबे का कटा हुआ सर मिलता है जो उस पर अटैक कर देती है। यही नहीं, शिमादा भी शिमादा नहीं बल्कि एक स्टैचू था जिसने शिमादा का सर ओढ़ रखा था। रूमी भागने की कोशिश करती है, जहां हम देखते हैं कि कई स्टैचूज उसका खूबसूरत चेहरा पाने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। यहीं पे कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी इन स्टैचूज के थ्रू ह्यूमन इमोशंस को ही मिमिक करती है। स्टैचूज सुंदर दिखना चाहती थी, ठीक वैसे ही जैसे हम सब दिखना चाहते हैं। अपनी कमी को पूरा करने के लिए इन मूर्तियों ने इंसान पे अटैक कर दिया ताकि वो भी खूबसूरत चेहरे पा सके। अब इन मूर्तियों में जान कैसे आई? वेल, इसके बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं गया है, बट हम समझ सकते हैं कि ये काइंड ऑफ मेटाफर है हमारे ह्यूमन इमोशंस को दिखाने का। तो इसी के साथ 11वां एपिसोड खत्म और अब हम बढ़ेंगे फाइनल एपिसोड की तरफ, जिसमें अगेन 2 कहानी है। पहली कहानी में हम मायूमी से मिलते हैं जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। मायूमी अपनी जिंदगी में कोई सिंपल सा डिसीजन भी नहीं ले पाती है और उसे एक इंसान की जरूरत है जो उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सके और हर समय उसके साथ रह सके। उसके पिता द प्रेसिडेंट ने कई अटेंडेंट्स हायर किए हैं, लेकिन कोई भी मायूमी को नहीं संभाल पाया है।
एक दिन उनके दरवाजे पे मित्सु नाम की औरत आती है जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। प्रेसिडेंट बताते हैं कि कोई भी अब तक मायूमी के सवालों के साथ कोप अप नहीं कर पाया है और वो मित्सु को भी वार्न करते हैं, लेकिन मित्सु मायूमी को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। मित्सु के गाइडेंस के अंदर मायूमी फैसले लेने में बेटर होने लगती है और प्रेसिडेंट उससे बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन उन्हें डाउट भी होता है कि मित्सु इतना प्रेशर वाला काम कैसे हैंडल करती होगी। वो देखते हैं कि मित्सु साए की तरह हर पल मायूमी के साथ बनी रहती है और कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं लेती, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को उस पर बैकग्राउंड चेक करने कहते हैं। तो एक रात प्रेसिडेंट मित्सु को छुट्टी लेने को कहते हैं जब वो देखते हैं कि उसके चेहरे पर जख्म आ गया है। मित्सु कहती है कि ये ऐसे ही कहीं से लग गया होगा। असिस्टेंट प्रेसिडेंट को बताता है कि मित्सु एक आदमी के साथ रहती है जो उसे बहुत मारता पीटता है और उसी के जोर डालने पर मित्सु ने ये नौकरी ली है। ये आदमी हैवान है और मित्सु से सारे पैसे भी छीन लेता है, लेकिन प्रेसिडेंट यहाँ अपना असली रंग दिखाता है जब वो अपने असिस्टेंट को इस मामले में दखल देने से मना कर देता है। उसे लगता है कि अगर मित्सु को उस आदमी से छुटकारा मिल गया तो वो ये नौकरी भी छोड़ देगी। तो ऐसे में मायूमी का ख्याल फिर कौन रखेगा? इतना एबल्ड केयरटेकर कहाँ से मिलेगा? खैर, एक दिन मित्सु को वो आदमी मार डालता है और प्रेसिडेंट को चिंता होती है कि अब उसकी बेटी का क्या होगा। लेकिन हम मायूमी को अब भी किसी अदृश्य इंसान से बात करते देखते हैं जिससे पूछ पूछ कर वो सारे फैसले ले रही थी। हम रियलाइज करते हैं कि ये मित्सु की आत्मा है। मित्सु के बाद में आकर मायूमी एक रात मित्सु के किलर को मार डालती है और प्राउडली अपने पिता को इस बारे में बताती है। यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस कहानी में हम एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ह्यूमन नेचर जैसे कई एलिमेंट्स को देख पाते हैं। जहां एक तरफ मायूमी खुद से फैसले नहीं ले पाती थी, वहीं दूसरी तरफ मित्सु डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी। प्रेसिडेंट खुद एक सेल्फिश आदमी था जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब था। उसको मित्सु की कोई मदद नहीं करती थी और शायद उसी वजह से उसकी जान भी चली जाती है। इसलिए मित्सु की आत्मा अपना बदला लेने के लिए मायूमी का इस्तेमाल करती है, अब चाहे वो अपने पति को मारने का हो या फिर मायूमी के हाथों कत्ल करवाने का। यहीं पे ये वाली कहानी खत्म। अब एपिसोड के दूसरे हिस्से में हम वापस से सोइची और कोइची की कहानी देखते हैं, जिसे हम पहले भी 4x4 वॉल्स में देख चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्शन है, तो अगर आप मेरी पिछली 3 वीडियो देख रखे होंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं भी देखे हैं तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो इस बार हम सोयुची और कोइची की बहन सायूरी से मिलते हैं, जो एक दिन एक कैट को घर ले आती है। वो इसका नाम कोरोन रखते हैं। कोइची और सायूरी इस कोरोन को बहुत प्यार करते हैं और इसके साथ खेलते हैं, लेकिन सोइची इस कैट को डरा देता है और इसके गले में रस्सी बांध देता है, जिससे ये कैट बहुत डर जाती है। कोइची और सायूरो सोइची पे बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि इससे कोरोन की जान भी जा सकती थी, इसलिए सोइची कोरोन को कर्स करने का फैसला लेता है। हम देखते हैं कि सोइची कर्स रिचुअल में बहुत माहिर है और उसके कर्स करने से कोइची और सायूरो को इलेक्ट्रिक शॉक जैसा फील होता है। सोइची कोरोन को भी कर्स करने लगता है और कोरोन दिन प्रतिदिन बदलने लगता है। वो अक्सर जंगली जानवरों को उठाकर घर ले आता है और बहुत वॉयलेंट होने लग गया था। कोरोन अब कोइची और सायूरी के साथ नहीं खेलता और सोइची के पास जाने लगता है, जिससे वो अपने भाई बहन का बहुत मजाक बनाता है। लेकिन उसका दांव उसी पे भारी पड़ जाता है जब कोरोन कर्स होने के कारण सोयुची को बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जबकि बाकी सभी लोग घर से भाग जाते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि सोयुची हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि कोरोन अब नॉर्मल हो चुका है। यहीं पे ये वाली कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी की सिंपल सी थीम है और उसे हम कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब इस परिवार के बारे में और जानने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी होगी, जिसमें मैंने इसके कहानी को डिस्कस किया है। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, वरना ये कहानी तो स्टैंड अलोन थी, आपको कोई दूसरी कहानी की जरूरत नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।